हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर त्रिनेत्रा क्लासेस। हम आज करने जा रहे हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर पेपर 1 का पार्ट सेकंड, जो कि दिसंबर 2024 को हुआ था। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ, चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ दे एक्सपीरियंस। एक बच्चा है, वो कब अच्छे से कब सीखेगा, कब उसको कुछ याद होगा, कब वो पढ़ेगा, उसकी कब इच्छा होगी कुछ नई चीज़ सीखने की। तो हमारे पास क्या आता है, पहला ऑप्शन है लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी। मतलब जब हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई भी लेक्चर हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, बच्चे को कुछ नया सिखा रहे हैं, उसमें अलर्टनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर बच्चे के अंदर अलर्टनेस नहीं होगी तो बोर होगा, वो उस पर ध्यान नहीं देगा, एक्टिविटी में इंटरेस्ट भी शो नहीं करेगा। जैसे कि कई बार हमें एसएस पढ़ाते हैं, तो एसएस पढ़ाते वक्त पहले टीचर्स क्या करते थे, डायरेक्ट चैप्टर रीड करते रहते थे, बच्चे ऐसे नॉर्मल बैठे रहते थे, कई बच्चे तो सो भी जाते थे। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलर्टनेस नहीं थी, जब बच्चों को इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे लर्निंग अच्छे से कैसे होगी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन गलत। अगला है मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न। देखो ये बात है कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। कम होगी तो एक्साइटमेंट होगी नहीं, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट सही है कि इसमें बच्चे का इंटरेस्ट शो होगा, ना बच्चा अटेंटिव रहेगा, उसके अंदर एंगेज रहेगा, बोर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है। एक बार आगे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाई डिग्री ऑफ एनएक्साइटी टू परफॉर्म, कि बच्चे के अंदर इतनी मतलब चीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डाल देना। जैसे कि टीचर्स क्या बोलते रहते हैं, जैसे बार बार टीचर बोलना, अगर तुमने गलत रीड किया तो चाटा लगा दूंगा, तुम्हारे घर कंप्लेन कर दूंगा, अगर तुमने आंसर गलत किया तो मार्क्स कट जाएंगे। मतलब बच्चों को बार बार ऐसे परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स बोल देना, जैसे कि नेगेटिव चीज़ें ना, अच्छी चीज़ें नहीं है, पनिशमेंट वगैरह देना। तो बच्चा क्या होगा, बहुत एंग्जाइटी के अंदर चला जाएगा, बेचैनी सी रहेगी उसको। तो पढ़ने की बजाय उसका डर ये रहेगा, फोकस फियर पे रहेगा, उसका डर बैठ जाएगा उसके दिमाग में। तो कैसे पढ़ेगा, लर्निंग अच्छे से थोड़ी होगी, डिप्रेशन में भी जा सकता है ऐसे बच्चा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 4, लर्न हेल्पलेसनेस। मतलब कि बच्चा के अंदर, जैसे कि बच्चों को अपने आप के अंदर क्या हो जाएगी, इसमें आता है लर्न हैप्पीनेस, बच्चे के अंदर बेचैनी हो जाएगी कि मैं कुछ भी करूँ, मैं पास तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक बच्चे को हम डेली बोलेंगे तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ेगा तेरे से होगा नहीं, ऐसे बोलते रहेंगे, तो बच्चा भी यही मान लेगा कि मैं कुछ भी करूं मैं कभी पास नहीं हो सकता। तो टीचर को ऐसे भी बच्चे को नहीं बोलना चाहिए कि तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम तो हो ही ना लायक। नहीं, बच्चे को प्रोमोट करना चाहिए, हाँ बेटा थोड़ा और करो, ऐसे करो, अलग अलग तरीके से बताओ बच्चों को, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगी, एफर्ट लगाएगा वो। ठीक है, उसके बाद इसका फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, यही पॉजिटिव है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होनी चाहिए बच्चे के अंदर, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन है, चिल्ड्रन बिलो 5 to 6 ईयर शुड नॉट बी प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली और विद इन द लाइन्स। जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें हमें ये फोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो बोला है पहले वो बताती हूँ कि वो सही लाइन में लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं उन्हें मतलब हमें फोर्स नहीं करना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैंड राइटिंग दे, बिल्कुल लाइंस के अंदर लिखे। ये बात सही है, क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चा कैसे ग्रोथ से फाइन की तरफ होता है। जब छोटा बच्चा होता है लाइन से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बाहर निकाल देता है, वो जिसे हम स्क्रिबलिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने आप लाइन में लिखने लग जाता है ना, तो हमें टीचर को क्यों प्रेशर डालना है कि भाई तुम नहीं अभी लिख करो। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एज में जाएगा, बड़ा होता जाएगा, खुद लिखने लग जाएगा लाइन के अंदर। तो बिलो एज वाले बच्चों को, इससे नीचे वाले के बच्चों को हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इस चीज़ पे। अगर हम प्रेशर डालेंगे तो वही बात है, प्रेशर डालेंगे वो एक नेगेटिव चीज़ की तरह एक्ट करेगा, और बच्चा क्या पता उसको फिर से कभी ट्राई ही ना करे, लिखने की कोशिश भी ना करे। ठीक है, तो ये हमारी बात सही है। फिर रीजन इसने बोला है हमारे पास कि चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइनर मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 ईयर ऑनवर्ड्स। क्या बताई थी हमारे पास, 2 मोटर स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। बच्चा में से ग्रोस से किसकी तरफ जाता है, फाइन की तरफ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा जो होता है वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर 5 से जब 6 साल का हो जाता है, उससे ऊपर का होता है, तब उस पर वो बिल्कुल अच्छे से नियंत्रण कर सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बच्चा 5 से, पहला छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, पूरी बोतल को पकड़ता है। जैसे जैसे बड़ा होता है दोनों हाथों की जगह एक हाथ से पकड़ने लग जाता है बोतल को, पेन को पूरे तरीके से हाथ से पकड़ेगा, फिर वो 2 उंगलियों से पेन को पकड़ने लग जाता है। तो ग्रोथ से फाइन की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है 5 से 6 साल के बाद उसको आ जाता है, वो लाइन में भी लिखने लग जाता है, पेन को भी 2 उंगलियों से पकड़ने लग जाता है। तो ये क्या है कि ए और आर दोनों ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ग्रोथ फाइन मोटर स्किल्स जो होती है वो 5 से 6 साल के बाद डेवलप होना स्टार्ट करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास,
कि चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स अराउंड देम, मतलब बच्चों के आसपास कोई भी इवेंट हो रहा है तो बच्चा अपने खुद से क्या आएगा, अपना उसका खुद से उसके बारे में उसका खुद का कोई विचार होगा, कोई थॉट होगा, ठीक है। ऑन बीइंग प्रॉम्प्ट एज टू व्हाई डज इट रेन, सिया सेज, जब हमने क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि बारिश क्यों होती है तो सिया ने क्या बोला, God was tired of carrying buckets of water on his soldiers, बच्चे जो भगवान है उन्होंने अपने कंधे पर जो बाल्टी रखी थी वो रखे रखे थक चुका था, इसलिए भगवान ने बारिश करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। आप ये क्या शो कर रहे हैं, पहला depict that children have an egocentric view and cannot consider other views। egocentric views क्या होता है कि जो मैं बोलूँ वही बात सही है और दूसरों से कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है, वो होता है इगोसेंट्रिज्म कि दूसरों के एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करेगा। लेकिन हमारा इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि रेन के एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर रहा है और हम ब्रेन को मतलब रेन क्यों हो रही है इस पे फोकस कर रहे हैं और बच्चा ज्ञान सुधर इस पे फोकस कर रहा है। वो अपने नहीं बता रहा कि मैंने ये बोल दिया यही बात सही है, नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इगोसेंट्रिक तो नहीं हुआ बच्चा यहाँ पर। फिर आता है थर्ड का सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग। ये क्या बताता है कि सिया ने रीजनिंग तो बता दी कि बारिश क्यों होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बेशक से गलत हो लेकिन बच्चा रीजन तो दे रहे हैं, तो मैं ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बच्चा किसी भी चीज़ पे तर्क नहीं दे सकता। भाई वो बता तो रही है कि बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान के कंधों पे जो बाल्टी थी वो भारी हो गई थी इसलिए भगवान ने बारिश करनी शुरू कर दी। हम ये थोड़ी कह सकते हैं इससे कि बच्चा तो रीजनिंग ही नहीं दे रहा, कोई तर्क ही नहीं दे रहा, अपनी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे, बच्चा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। प्रूव दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज मच लेसर देन एडल्ट्स क्वांटिटेटिवली। ये नहीं बोल सकते कि चिल्ड्रंस की थिंकिंग सोच लेवल जो होता है वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में कम होती है। क्वांटिटेटिवली नहीं बोल सकते, क्वालिटी बोल सकते हैं। क्वांटिटी जरूरी है, कई बच्चे क्या होते हैं छोटे बच्चों के अंदर भी बड़ों से थोड़ी ज़्यादा समझ होती है, उन्हें पता है थोड़ा बहुत कि क्या गलत है, अगर हम देखेंगे अगर उनके अंदर मैच्योरिटी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्वांटिटिवली कम है। थिंकिंग को हम क्वांटिटी में थोड़ी मेजर कर सकते कि इतने रुपए, इतने किलोग्राम, इतने लीटर है, नहीं, क्वालिटी बोल सकते कि बच्चों की थिंकिंग क्वालिटी और जो हमारे एडल्ट होते हैं उनकी क्वालिटी में फर्क होता है, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। लास्ट है इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नो अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स। इन्होंने क्या बोला कि बच्चों के दिमाग में जो आसपास उन्होंने कुछ भी देखा है उनके अंदर उनकी एक समझ होती है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो समझते हैं, इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है। कैसे हमने बताया था कि बच्चा जो होता है वो एक्सपीरियंस, कल्चर, बिलीफ और सराउंडिंग से सीखता है। तो सिया के पास रेन की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भी बारिश क्यों हो रही है, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन था तो उसने अपने अकॉर्डिंग बताया कि बारिश इसलिए हो रही है। तो बच्चे के अंदर खुद की अंडरस्टैंडिंग जो कि कल्चर वगैरह सोसाइटी वगैरह से उसने थोड़ा बहुत कुछ उससे रिलेटेड देखा होगा तो उसको एक्सप्लेन करके वो बता रही है, तो वो मिसकंसेप्शन है, मतलब उसके पास कुछ तर्क तो है लेकिन वो तर्क गलत भी है। तो हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 प्याजे का है। प्याजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस दिए, वो स्टेजेस बताए थे हमारे पास कि 4 स्टेजेस होती है, एज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि प्याजे ने डिस्क्राइब किया है डेवलपमेंट को कैसे बताया, कंटिन्यूअस नहीं, हमें पता है कंटिन्यूअस जो होता है वो किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था, ना कि प्याजे ने बताया था, ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत। 4 ओवरलैपिंग कल्चरल स्पेसिफिक स्टेज, भाई उसने कल्चर के बारे में तो बात ही नहीं की थी जीन प्याजे ने थोड़ी बात की थी कल्चर की, ये तो किसने बात की थी, वाइगोत्स्की ने। फिर आते हैं 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, हाँ 4 डिफरेंट स्टेजेस बताए थे, SPCF जो अभी बात कर रही है, ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये थोड़ा सही है, इसको देखते हैं अब। 3 प्रोग्रेसिव लेवल नहीं, ये किसने बताया था, कोलबर्ग ने बताया था। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि हमें पता है 4 स्टेजेस बताए थे जो कि डिसकंटिन्यूअस बताई थी डेवलपमेंट के बारे में। थॉट और लैंग्वेज इसने बोला था कि थॉट से लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ओके। फिर हम मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको ही एक बार है ना ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लेना जैसे आगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल, ऐसे ही रीड करना आपको छोटा छोटा करके, कि जब प्ले टाइम होना था, खेलने का समय था स्कूल में, ऋषभ जो कि एक 7 साल का लड़का था उसने अपने खेलने के लिए एक डॉल को उठा लिया, डॉल से खेलने लगा। अभी समझ गए हम, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वगैरह पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में सोचा। सम ऑफ हिज पीयर्स, जो उसके साथ पीयर्स होते हैं जो उसके साथ क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि भाई तूने एक लड़की क्यों उठा ली। एज अ टीचर
लेकिन एक टीचर जो होता है वो क्या करेगा, वो अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करना चाहता है जेंडर और फ्लेक्सिबिलिटी की। भाई ये कोई भी नहीं है कि लड़कियों के लिए गुड़िया है, लड़कों के लिए कार है, लड़कों को ये करना है, लड़कियों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन बाय द टीचर। टीचर का उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स देना है कि वो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को बच्चे को समझाए। पहला, टॉक टू ऋषभ, ऋषभ को ये बताएगी कि डॉल्स गर्ल्स के लिए सूटेबल है और बॉयज को डॉल से नहीं खेलना। नहीं, ये बात तो गलत है। ऐसे तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल, उसको तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन हमें बढ़ावा नहीं देना है। सेकंड, टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोंट अप्रूव ऑफ हिम प्लेइंग विद डॉल। ऋषभ को क्या बोलेंगे टीचर कि तुम कुछ और चीज के साथ खेलो, तुम्हारे दोस्त इससे नहीं खेले। नहीं भाई, अगर ऋषभ को डॉल से खेलना है तो टीचर उसे खेलना देना चाहिए, उसे क्या ही कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आसपास के लोग उसे क्या कह रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, उसके दोस्त मान रहे हैं नहीं मान रहे, नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना। ऋषभ, लेट ऋषभ प्ले विद डॉल, ये देखो ऋषभ को डॉल से खेलने दो। एंड टेल अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों को भी ये बताओ दे कैन चूज एनी ऑफ देयर चॉइस, कि वो अपने चॉइस से कुछ भी चूज कर सकते हैं और ऋषभ को डॉल से खेलने दो। अगर उसको डॉल पसंद है उसे खेलने दो, तुम क्यों रोक रहे हो। ये बात थोड़ी सही है। अगला देखते हैं, quietly take away the doll and give a car toy to ऋषभ without saying anything। बिना कुछ कहे ऋषभ से डॉल लो और कार दे दो, तो ये तो गलत हुआ ना भाई। बच्चा तो यही सोचेगा भाई क्यों ली मेरे से डॉल, वो तो उसकी मेंटलिटी भी रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि ऋषभ से को बोलो कि तुम डॉल से खेलो, और जो दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी ये बोलो कि बच्चे जो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सही लगते हैं तुम उनसे खेल लो, तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस मत करो, ना दूसरों से इन्फ्लुएंस हो। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे था कि भाई बच्चा लड़का लड़की में ये कुछ नहीं है कि लड़कों को गेम्स में जाना है, लड़कियों को आर्ट वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। In developmental terms, a time frame where an individual uphold an amplified sensitivity to particular incentive for developing particular skill to function in efficient manner, मतलब वो कौन सा एक समय सीमा होता है जहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्किल के डेवलपमेंट होती है इन्वायरमेंट के साथ, कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू, कुछ सेंसिटिविटी स्टिमुलस के थ्रू, तो वो उस पीरियड को हम क्या बोलने जाते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे पास है इंसेंटिव पीरियड। इंसेंटिव पीरियड का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। इंटेंसिव इंसेंटिव होता है मोटिवेशन, कि बच्चों को जब हम कुछ भी देंगे तो क्या नाम है, हमें मोटिवेशन देना है, तो उससे हम कोई रिवार्ड वगैरह से रिलेट करके दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या बोले, डेवलपमेंटल के दौरान। ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्टिमुलस पीरियड क्या होता है, स्टिमुलस पीरियड हमारे पास होता है किसी चीज से हम कोई चीज ट्रिगर करेंगे उसका रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। जैसे कि इसके बारे में स्टिमुलस रिस्पॉन्स कुछ थ्योरीज आती हैं हमारे पास आगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी, उन सब में बताया गया कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स पीरियड में। ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब क्या है कि कोई हमने कुछ ट्रिगर किया बच्चे को, उसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ सकता है। तो ये भी नहीं है, इन्होंने ये वो टाइम फ्रेम थोड़े जब बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फिर आता है क्रिटिकल पीरियड। हाँ, ये बोला था कि डेवलपमेंट के अंदर एक क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, पर्टिकुलर एबिलिटी को सीखने के लिए कन्फर्म होता है कि हाँ बच्चा ये सीख सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बच्चे को ये आना चाहिए। फिर अगला है लास्ट एनकोडिंग। एनकोडिंग पीरियड क्या होता है, जब बच्चा जो होता है मेमोरी में प्रोसेस को स्टोर कर लेता है और फिर उसको एनकोड करता है, जब जरूरत होती है उसको यूज करता है। ठीक है, तो ये वो होगा। तो हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है। इसे क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत उसको वो पीरियड पे वो बच्चा जो होता है डेवलपमेंट, उसके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होगी। क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं उस टाइम को। ठीक है, अब मूव करते हैं, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो क्रिटिकल पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ADHD पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू कैटर टू द स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद, जिनके पास ADHD हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, उन बच्चों के साथ टीचर को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पहला, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन और मेकिंग नॉइज। ये तो साफ सुना गया, अगर कोई भी बच्चा हो, बेशक ADHD का हो या ना हो, उनके अंदर अगर डिस्ट्रैक्शन नॉइज लाएंगे वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। टीचर को तो ये नहीं करना चाहिए, तो एक तो ऑप्शन ये गलत है। फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं आगे कि फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर मटेरियल, ये बात सही है। फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंज कर लेना चाहिए। बड़ा टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ लेना चाहिए, जिसे एनालिसिस बोलते हैं, ये बात भी सही है। सेंसरी मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, हमें जैसे बच्चे को अच्छे से समझ में वो कराना चाहिए, ये बात भी सही है। तुम्हारा क्या जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं क्रिएट करनी है, नॉइज नहीं बनाना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका ध्यान भटक सकता है, डिस्ट्रैक्शन कॉज कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी आपको याद दी होगी, 3 स्टेजेस है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल है
पोस्ट कन्वेंशनल। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे कि लॉरेंस कोलबर्ग ने किस चीज पे आर्ग्यू किया था, ठीक है। मोरल रीजनिंग के बारे में बताया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। अब ये बोलो कि मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकरिंग कॉन्टिन्यूस मैनर, कि मोरल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस मैनर में होती है। ये बात हमें पता है कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसने तो 3 स्टेजेस बताए थे, अलग अलग स्टेजेस पे, तो कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकती है? वो तो डिसकंटिन्यूस हुई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देयर आर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, इन्होंने क्या बोला कि बच्चों की मोरल रीजनिंग के अंदर कल्चरल डिफरेंस होते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह इनमें फोकस सिर्फ वाइगोत्स्की ने दिया था, उसने नहीं दिया था, उसका में मुख्य बेस जो था ये नहीं था, उसका मोरल रीजनिंग का था, प्रोग्रेसिव स्टेजेस का, ना कि कल्चरल डिफरेंस वगैरह के बारे में उसने कोई बात नहीं की थी। मोरल डेवलपमेंट अक्कर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस के अंदर मोरल डेवलपमेंट होती है, ये बात सही है। वो स्टेजेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, हर एक व्यक्ति को स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 3 स्टेजेस थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये बात हमारी कहीं ना कहीं सही है। चौथी, देयर आर जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मोरल रीजनिंग में जेंडर डिफरेंस होना चाहिए, गलत है। ये तो क्रिटिक था जो कि कैरोल ने बताया भी था, मैंने बताया था ना क्लास के अंदर कि कैरोल गिलिगम जो कि इसी की कोलबर्ग की स्टूडेंट थी, उन्होंने बताया था कि भाई इन्होंने जेंडर डिफरेंस के बारे में तो बात ही नहीं किया कि लड़का और लड़की जो थे इनकी मोरल रीजनिंग में फर्क होता है, तो ये तो क्रिटिक था, तो इसमें तो इसने बात ही नहीं की थी। लॉरेंस कोलबर्ग ने तो सिर्फ बच्चे उठा लिए थे, जेंडर डिफरेंस के बारे में बात नहीं की थी। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 की मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होती है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, at which level of Kohlberg's moral development does individual ethical behavior depends on the mindset what people do think of me, कौन से स्टेज के ऊपर जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उसमें बच्चा ये सोचेगा, इंडिविजुअल ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये क्या होगा? गुड बॉय गुड। जो कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह इनमें फोकस सिर्फ वाइगोत्स्की ने दिया था, उसने नहीं दिया था, उसका में मुख्य बेस जो था ये नहीं था, उसका मोरल रीजनिंग का था, प्रोग्रेसिव स्टेजेस का, ना कि कल्चरल डिफरेंस वगैरह के बारे में उसने कोई बात नहीं की थी। मोरल डेवलपमेंट अक्कर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस के अंदर मोरल डेवलपमेंट होती है, ये बात सही है। वो स्टेजेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, हर एक व्यक्ति को स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 3 स्टेजेस थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये बात हमारी कहीं ना कहीं सही है। चौथी, देयर आर जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मोरल रीजनिंग में जेंडर डिफरेंस होना चाहिए, गलत है। ये तो क्रिटिक था जो कि कैरोल ने बताया भी था, मैंने बताया था क्लास के अंदर कि कैरोल गिलिगम जो कि इसी की कोलबर्ग की स्टूडेंट थी, उन्होंने बताया था कि भाई इन्होंने जेंडर डिफरेंस के बारे में तो बात ही नहीं किया कि लड़का और लड़की जो थे इनकी मोरल रीजनिंग में फर्क होता है, तो ये तो क्रिटिक था, तो इसमें तो इसने बात ही नहीं की थी। लॉरेंस कोलबर्ग ने तो सिर्फ बच्चे उठा लिए थे, जेंडर डिफरेंस के बारे में बात नहीं की थी। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 की मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होती है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, at which level of Kohlberg's moral development does individual ethical behavior depends on the mindset what people do think of me, कौन से स्टेज के ऊपर जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उसमें बच्चा ये सोचेगा, इंडिविजुअल ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये क्या होगा? गुड बॉय गुड गर्ल, पहला इसमें से ऑप्शन है। नॉन कन्वेंशनल तो कोई उन्होंने स्टेज ही नहीं बताया था। फिर आता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल के उन्होंने क्या बताया था? सॉरी पहला आता है नॉन कन्वेंशनल, पहला आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि उन्होंने बोला था पोस्ट कन्वेंशनल में लास्ट में कि वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे चलेगा या फिर सोशल लॉ ऑर्डर को फॉलो करेगा, सोसाइटी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल ये तो कोई स्टेज ही नहीं था। प्री कन्वेंशनल या तो अपनी पनिशमेंट ओबीडियंस को देखेगा या फिर देखेगा उसके फायदे मुझे क्या मिल रहे हैं, तो प्री कन्वेंशनल में ये क्या हुआ? फिर वो कन्वेंशनल में क्या था? 2 था, गुड बॉय गुड गर्ल को देखेगा कि मैं दूसरों के सामने अच्छा दिखूँ, ठीक है। तो यही है, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो किसमें सोचते हैं? कन्वेंशनल के लेवल 3 के अंदर, जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आती है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड, एक बच्चा है, वो समझ नहीं पा रहा एक सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल प्रॉब्लम के बारे में कि अगर हम 4 + 5 करेंगे तो भी 9 है, 9 - 5 करेंगे तो भी 4 है, मतलब दोनों का सेम है, वो रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा कौन सी स्टेज पे होगा, उसमें कौन सी स्टेज पे होगा? चलो ये मैं पूछ रही हूँ किस वजह से हो, ये बताते हैं। पहला था एनिमिज्म थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग वो होती है जिसमें बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। जैसे कि कभी बच्चे को देखा हो टेबल से लग जाते हो तो बच्चा रोने लग जाता है, तो जब पेरेंट्स उस टेबल कहता है उस चीज़ की मैं पिटाई करता हूँ, उस टेबल को पिटाई करने लगता है तो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ इसे भी दर्द हो रहा है, तो क्या सोच रहे हैं कि ये एक लिविंग थिंग, उसे ये नहीं पता ये टेबल है, उसको दर्द नहीं होता है,
तो क्या ये एनिमिस्टिक हुआ? नहीं हुआ। फिर आता है इरिवर्सिबिलिटी। हाँ, बच्चे को रिवर्सिबिलिटी नहीं आ रही, बच्चे को घुमाना नहीं आ रहा। कैसे कैसे बोल सकते हैं कि 3 × 2 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है। तो यही तो पूछे इसमें कि 4 + 9 5 4 + 5 9 होता है, 9 - 5 4 होता है। तो सेम ही ना, कुछ चेंज थोड़ी हुआ इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर? रिवर्सिबिलिटी। एक बार आगे के ऑप्शन सोल्व में समझा देती हूँ। ऑप्शन करेक्ट रिवर्सिबिलिटी हो गया। इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब बच्चा सिर्फ ये गया मैंने जो बोल दिया वो बात सही है, उसे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू या उनके दूसरों के चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी बात मनवाएगा कि मैंने जो बोल दिया वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इकोसेंट्रिज्म भी नहीं है। परसेप्चुअल कंसंट्रेशन। सेंट्रेशन परसेप्चुअल सेंट्रेशन करते हैं, बच्चे का फोकस एक चीज पे रहता है। जैसे कि वो ग्लास का एग्जांपल बताया था कि एक बड़ा लंबा ग्लास दे दिया और एक छोटा चौड़ा ग्लास दे दिया, दोनों के अंदर क्वांटिटी ऑफ पानी सेम है, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा कि ये लंबा है तो इसके अंदर पानी ज्यादा है और ये छोटा है इसके अंदर पानी कम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि बच्चे के पास इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, ये कौन सी स्टेज पे रहता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज पे ये होता है। ठीक है, अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन है हमारे पास कि टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। कि टीचर को क्या करना चाहिए? अपने आप को स्टूडेंट से दूर कर लेना चाहिए, उन्हें कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए और उनको ये रिस्पांसिबिलिटी बच्चों के ऊपर डाल देनी चाहिए कि तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं, मैंने क्या बोला था? टीचर हमेशा फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चों को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करे, जब भी उन्हें जरूरत उनकी मदद करे। तो क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर। यहाँ पे तो टीचर दूर ही हो गया, ना तो डिक्टेटर होना चाहिए बट टीचर, ना इतना होना चाहिए कि अपने आप को सब चीजों से सपोर्ट डिस्टेंस आउट कर ले। क्या होना चाहिए? टीचर हमेशा फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया? असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है। अब रीजन क्या है हमारे पास कि लर्निंग टेक्स इफेक्टिवली इन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर देन डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। लर्निंग जो होती है वो अथॉरिटेटिव ऑर्डर क्या होता है? हमारे पास अथॉरिटेटिव होता है जिसके अंदर टीचर जो होता है बहुत कंट्रोलिंग होता है, वहां पे अच्छे से होगी ये डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में। तो मैंने बोला था डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पे हर एक को अधिकार हो अपने अपने मर्जी से वो बताए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को लेके बताए। तो एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्होंने क्या बोल दिया? अथॉरिटेटिव होना चाहिए, ये बात गलत हो गई, बोथ हुए आर फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 26 का सेकंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 स्कैफोल्डिंग असर्शन है। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर्स हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प। जो टीचर हेल्प प्रोवाइड करते हैं बच्चों को लर्निंग के दौरान, वो उस प्रोसेस को हिंडर करती है, स्टॉप करती है। गलत बात है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था? स्कैफोल्डिंग तो प्रोसेस क्या करती है? लर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करती होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग। तो असर्शन फॉल्स है, तो इसका अंदर यही ऑप्शन हो सकता है सेकंड। लेकिन एक बार चलो हम इसका रीजन और पढ़ लेते हैं। ले वाइगोत्स्की प्रपोज्ड है कि ले वाइगोत्स्की ने हमें क्या बोला है कि चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द इन्वायरमेंट। कि बच्चा जो होता है वो अपने आप से खुद से सीख सकता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीख सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन टीचर, हमें पता है वाइगोत्स्की ने ये बात नहीं बोली थी। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए हमें बच्चे को। मोर नॉलेजेबल द टीचर होता है और एक होता है ZPD। कि मानो हमारे पास ये है, बच्चे को इतना आता है लेकिन वो इस लेवल तक पढ़ सकता है, तो उसको इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने के लिए हमें उसको स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। वो स्कैफोल्डिंग देगा कौन? MPO देगा। और जो ये इस लेवल के बीच के अंदर जो लेवल होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि बच्चे को इतना आता है और इतना आना चाहिए। तो इसका क्या जाएगा? बोथ असर्शन रीजन फॉल्स है, तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दो टाइप्स की मोटिवेशन बताए थे। इंट्रिंसिक, जब बच्चा अपनी मर्जी से खुद से पढ़े। एक्सट्रिंसिक, जब बच्चा रिवार्ड से पढ़े कि मुझे गिफ्ट मिलेगा तो मैं पढ़ूं। ठीक है, और जब बच्चा इंटरेस्ट से पढ़े तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अब क्या है? मोटिवेशन बताना है जो एक्सट्रिंसिक हो। पहला मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज। वो मोटिवेशन जो आसपास हमारे पास कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है, बाहर अफेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है एक्सट्रिंसिक। आगे पढ़िए एक बार, फर्स्ट का हो गया। फर्स्ट को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, एक बार ऐसे टिक लगा लिया कि आगे पढ़ते ऑप्शन क्या होता है, सही आ जाए हमारे पास। तो सेकंड ऑप्शन है कि मोटिवेशन जो कि कम आता है फ्रॉम सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, खुद के सेटिस्फेक्शन से, वो तो इंट्रिंसिक हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है। पर्सनल एंजॉयमेंट, ये ऑप्शन भी गलत है। इंटरनल फैक्टर, मतलब अंदर से भावना आती है, तो ये भी गलत है। तो एक्सट्रिंसिक क्या हो जाएगा हमारे पास? जो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, की इन्वायरमेंट में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी वजह से अगर हम कुछ करते हैं वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 टू इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? पियाजे थ्योरी के सेंसरी मोटर स्टेज की बतानी है। पहला एनिमिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन आता है। नहीं, एनिमिज्म जो होता है बच्चे के अंदर कब आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के, पी सेक ऑपरेशन में आता है। जैसे कि एनिमिज्म का मैंने क्या बताया था कि बच्चे को
जो नॉन लिविंग थिंग है उसको क्या देखेगा, लिविंग थिंग के तरीके से देखेगा, कि उसे यह लगेगा कि इसको भी दर्द होता है। तो इन ये सब चीजें थोड़ी बताई थी उसने, एनिमिज्म थोड़ी बताया था, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, CCE। ये इसको ऐसे याद रखना, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सॉरी CCE नहीं, CCS, वो उसके तरीके से याद रखा। CC जो टॉपिक है ना हमारे पास उसका अकॉर्डिंग, CCS क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। सीरिएशन ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ हमारे पास कब आता है, कंक्रीट स्टेज के अंदर। तो ये भी गलत हो गया। ऑब्जेक्ट परमियंस एंड डेफर्ड इमिटेशन, हाँ ऑब्जेक्ट परमियंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमियंस, ऑब्जेक्ट परमियंस का मतलब होता है कि जब बच्चे को लगे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं, अरे आपको खिलौना दो, चिड़िया ले गई, और बच्चे को ये लगता है उसके सामने नहीं है, मतलब वो चिड़िया उसका खिलौना लेके गई। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के, जैसे मम्मी वगैरह कभी मेकअप करते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनके आसपास कोई नहीं होता है तो वही सब करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, बैठ के सामने मेकअप वगैरह करते हैं लड़कियां जनरली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट परमियंस एंड डेफर्ड इमिटेशन सेंसरी मोटर स्टेज पे दिखाई देता है। अगला आता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। थॉट्स के अंदर रिवर्सिबिलिटी और हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट क्या होता है कि जब बच्चे को पता हो कि 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 6 होता है, तो ये कब आता है बच्चे के अंदर, कंक्रीट में। और हाइपोडिडक्टिव मतलब बच्चा जो होता है वो डिडक्टिव ऐसे सोच के कर सकता है, तो ये फॉर्मल में आता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, दोनों अलग अलग स्टेजेस पे आ गई है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जेक्ट परमियंस एंड डेफर्ड इमिटेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये कि चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज। बच्चे जो होते हैं अनबोर्न, बच्चे जब जन्म लेते हैं वो अनरूल होते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, और जब सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं तब वो सीखते नहीं। ये बात बोली गई थी कि बच्चा कभी भी खाली दिमाग नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ पहले से भरा हुआ होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनके अंदर कुछ था ही नहीं। सेकंड है कम इनटू दिस विद जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, कि वो जेनेटिक्स कोड्स के साथ आते हैं जो कि उनकी डेस्टिनी को डिटरमाइन करते हैं। देखो भाई, हम ये नहीं बोलते कि जीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जीन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ जीन्स के भरोसे पे एक बच्चे की डेवलपमेंट तय नहीं कर सकते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो डिपेंड करेगी कि उसके इन्वायरमेंट के साथ भी, क्यों किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, नेचर और नर्चर दोनों पे डिपेंड करती है वो, ठीक है, ना कि सिर्फ हेरिडिटी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बोला था ना डेवलपमेंट, कि क्या हमें पेरेंट्स से मिला है और क्या हमें सोसाइटी से मिल रहा है, उस पर हमारी डेवलपमेंट डिपेंड करेगी। तो ये ऑप्शन गलत। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। हाँ, चिल्ड्रन जो होते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर उनके फैमिली के अंदर ये है कि सभी इक्वल काम करेंगे, सभी के लिए समान भावना होगी, तो वो क्या होगा, अच्छा होगा उसके लिए, वो उसमें आसानी से ग्रो करेगा। लेकिन अगर बच्चे के आसपास में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है हमारे पास। एक बार अगला देखते हैं। कम इनटू दिस वर्ल्ड इज टैबुला रासा। ये बोला था नोम चॉम्स्की ने, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि पहले बोला गया था कि बच्चा जो तो ब्लैंक स्लेट की तरह आता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं टैबुला रासा। तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चा दिमाग खाली नहीं होता, बच्चे का दिमाग कुछ नहीं होता, खाली नहीं होता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बायोलॉजिकली भी आता है ना भाई। जीन्स पेरेंट्स के साथ हुई तो उसके दिमाग में कुछ आया था, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है। तो इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आज का हमारा एक और पेपर फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।